YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज अपने भारत भूगोल में जितने भी सिलेबस के टॉपिक दिए हुए हैं भारत भूगोल से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीट राजस्थान पुलिस को और पटवार को लेकर जो टॉपिक भारत भूगोल के दिए गए हैं सिलेबस में, उनको क्रम वाइज अपन चर्चा करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज अपने ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पर अपने चर्चा करेंगे। तो आज अपने पहला ही टॉपिक शुरू करेंगे और फर्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ेंगे आज भारत का भूगोल। पहला ही जो टॉपिक पढ़ेंगे अपने उसमें पढ़ेंगे भारत का भूगोल। देखो, यहाँ से अपने शुरू करने से पहले कुछ सामान्य बातें भूगोल को लेकर पढ़ेंगे। देखो, भूगोल जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस गोल। तो भू का जो शाब्दिक अर्थ है, भू का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भूमि। भू का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो है भूमि से, और गोल का जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है वो लिया गया है अध्ययन करना या वर्णन करना। भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, जो भू का मतलब भूमि और गोल का मतलब है अध्ययन या वर्णन करना। तो ये जिस सब्जेक्ट में अपने भूमि का अध्ययन करते हैं, जिस सब्जेक्ट में अपन किसका अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। जिस सब्जेक्ट में भूमि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। जैसे हमारे सिलेबस में इस प्रकार से लिखा हुआ आता है कि राजस्थान का भूगोल, पहला ही जो टॉपिक हमें दे देते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें देते हैं कि राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में देखो क्या शब्द बनेगा अभी कि राजस्थान की भूमि का अध्ययन करना। राजस्थान की भूमि का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, राजस्थान का भूगोल कहलाएगा। और आज जो अपने चर्चा करेंगे किस पर करेंगे, भारत के भूगोल को लेकर चर्चा करेंगे। तो भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि भारत की भूमि का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, भारत का भूगोल कहलाएगा। और यहीं पर अगर अपने लिखे कि विश्व की भूमि का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, विश्व का भूगोल कहलाएगा। भारत की भूमि का अध्ययन करना भारत का भूगोल, और विश्व की भूमि का अध्ययन करना क्या कहलाएगा दोस्तों, विश्व का भूगोल कहलाएगा। लेकिन आज जो अपने चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे, भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत का जो नामकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके भौगोलिक दृष्टि से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो, भारत शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अपने स्टार्टिंग से अगर शुरू करें कि भारत, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो भारत नाम रखा गया था ये राजा भरत के नाम पर रखा गया था। लेकिन भारत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भा प्लस रथ से। ठीक है ना दोस्तों, भा प्लस रथ से मिलकर ये बना हुआ है। भा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, या भा के पर्यायवाची अगर अपने पढ़े, भा के पर्यायवाची होते हैं छवि, ज्ञान, चमक। ये इसके कई पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से, छवि, ज्ञान या चमक। और रत, रत का मतलब होता है लीन होना, किसी एक बात में लीन हो जाना, या किसी एक बात की अपने बोलते हैं कि रट लगा रखी है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज में लीन होना क्या कहलाता है, रत या लीन कहलाता है। तो देखो, भारत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा कि जिस भूमि के लोग या जिस स्थान के लोग आध्यात्मिक ज्ञान में लीन है, जिस जगह के लोग आध्यात्मिक ज्ञान में लीन है, उस जगह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया, उसके लिए लाया गया था दोस्तों भारत। इसके बाद में मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार आए थे उन्होंने भारत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए थे उन्होंने भारत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन भारत की ज्योग्राफी को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा दोस्तों कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अपने
इसमें सबसे पहला ही जो टॉपिक है, इसमें भारत भूगोल का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक को अपने पढ़ते हैं कि भारत का स्थिति और विस्तार। पहला ही जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भारत का स्थिति और विस्तार। भारत का स्थिति और विस्तार। भारत का स्थिति और विस्तार। देखो दोस्तों, इसमें एक टॉपिक नहीं है, ये इसमें दो टॉपिक है। स्थिति का मतलब है लोकेशन। पहले तो अपने भारत की लोकेशन को देखना है, भारत की स्थिति को ढूंढना है कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है। दूसरा जो टॉपिक है, इसमें दूसरा जो पार्ट पढ़ते हैं वो है विस्तार। और विस्तार में दोस्तों अपने किसकी चर्चा करते हैं? विस्तार में अपने चर्चा करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो है वो कितनी है, इसके अलावा भारत की किन किन देशों की सीमा लगती है, और स्थलीय सीमा, जलीय सीमा आदि की जो चर्चा हम लोग करते हैं तो वो सब करते हैं किसमें? विस्तार में करेंगे। और भारत को पृथ्वी पर ढूंढना ही उसका क्या कहलाता है? लोकेशन या स्थिति कहलाता है। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? स्थिति को लेकर है। तो आज अपने किसकी चर्चा करेंगे? भारत की स्थिति को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि भारत की स्थिति पहला ही पार्ट इसमें अपने शुरू करेंगे, भारत की स्थिति। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है स्थिति को लेकर वो हमारे ये रहेगी कि भारत की स्थिति में हमें दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है, जिसे अपने कहा जाता है अक्षांश और देशांतर। तो देखिए दोस्तों कि भारत की स्थिति में अपने जो पढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं अक्षांश, और दूसरा आएगा इसमें देशांतर। अक्षांश और देशांतर की हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, पृथ्वी पर सर्वप्रथम पृथ्वी की आकृति की बात करें, इस प्रकार की जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो निर्माण माना जाता है, पृथ्वी का जो निर्माण माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, तो पृथ्वी का जो निर्माण है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 4.6 अरब वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था? पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का क्या है? एक ग्रह है। सौर मंडल का एक ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या संभव है दोस्तों? जीवन संभव है। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या संभव है? जीवन संभव है। और दूसरी अगर अपने बात करें कि पृथ्वी की आकृति की अगर चर्चा करें तो पृथ्वी की आकृति के बारे में सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था वो भूगोलवेत्ता सेल्स के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी के बारे में सर्वप्रथम या पृथ्वी की आकृति का जो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया गया था वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था? सेल्स के द्वारा दिया गया था। और सेल्स ने कहा था कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, पृथ्वी की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? अंडाकार है, ये उत्तर में तथा दक्षिण में थोड़ी सी चपटी है, पूर्णतः गोल नहीं है। तो आकृति का सिद्धांत जो है वो सेल्स ने दिया था। अगली जो इंपॉर्टेंट बात करें कि पृथ्वी का जो छोटा प्रारूप है, पृथ्वी का जो छोटा प्रारूप है उसे अपने क्या कहा जाता है? ग्लोब के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का छोटा प्रारूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहा जाता है। और इस ग्लोब पर सर्वप्रथम जो अक्षांश और देशांतर दर्शाए थे वो किस भूगोलवेत्ता ने दर्शाए थे? तो टोलमी ने दर्शाए थे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम
पृथ्वी पर सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, जो कि एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, तो वो किसने दर्शाए थे दोस्तों? वो टोल्मी ने दर्शाए थे। तो ग्लोब पर सर्वप्रथम अक्षांश देशांतर टोल्मी के द्वारा दर्शाए गए थे। इसके और भी अगर चर्चा करें हम लोग कि पृथ्वी के बारे में अगर चर्चा करें तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि स्थिति अगर अपने को ढूंढनी है तो पृथ्वी के ऊपर ही स्थिति ढूंढेंगे भारत की, कि भारत कहाँ है। तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा जो है अपने किसके बारे में पढ़े, पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण पृथ्वी का, वो दोस्तों है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्यों रहेगा? क्योंकि जो क्षेत्रफल की इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई का मतलब होता है पहचान। इकाई का मतलब क्या होता है? पहचान। तो क्षेत्रफल की पहचान जो है वो होती है वर्ग किलोमीटर, या हम इसके आगे लगाते हैं क्या? किमी स्क्वायर, या इसके आगे क्या लगाते हैं अपने? किमी स्क्वायर लगाते हैं। अब ये जो संपूर्ण पृथ्वी है इस पर दो पार्ट है। एक तो पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं स्थल मंडल, एक पार्ट को अपने नाम दिया है स्थल मंडल, और दूसरा पार्ट जो आता है इसका वो आता है जल मंडल। जल मंडल, तो ये दो पार्ट है इसके, स्थल मंडल और जल मंडल। तो दोस्तों देखो, स्थल मंडल और जल मंडल की अगर चर्चा करें तो पृथ्वी का 29% भाग, ये क्वेश्चन जो है वो रीट फरवरी 2016 में पूछा जा चुका है। तो संपूर्ण पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जो है वो स्थल भाग आता है, या भूमि कितने प्रतिशत भाग पर है? तो 29% भाग पर है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 14,89,49,700 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये 14,89,50,800 वर्ग किलोमीटर जो है ये संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल भाग का क्षेत्रफल है। और जबकि जल मंडल की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 71%, वैसे 70.8 आता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन में क्लियर वर्ड लिखे जाते हैं, तो इसलिए इसको 71% माना जाता है। क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल 10 अक्टूबर 2015 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग है 36,11,49,700 वर्ग किलोमीटर जो आएगा वो इसका स्थल मंडल है। अभी जो अपने पृथ्वी के बारे में चर्चा की है, लेकिन पृथ्वी पर सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर किसके द्वारा दर्शाए गए थे? टोल्मी के द्वारा दर्शाए गए थे। तो दोस्तों अभी जो अपने चर्चा करेंगे तो अक्षांश और देशांतरों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। तो देखो, पृथ्वी पर सबसे पहले अपने ग्लोब की चर्चा करेंगे कि अक्षांश किसे कहा जाता है और देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, अक्षांश और देशांतर की चर्चा करें तो ये हमारी पृथ्वी है। इस प्रकार से ये पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर चर्चा करें अपने तो पृथ्वी पर पृथ्वी के छोटे प्रारूप को अपने कहा जाता है दोस्तों ग्लोब। तो ये इस प्रकार से अपने ग्लोब को बनाते हैं। ये पृथ्वी पर ग्लोब है। ओके, पृथ्वी का जो छोटा प्रारूप है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लोब कहा जाता है। ये है अपनी भूमध्य रेखा। इस रेखा को अपने कहा जाता है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भू का मतलब जो है अपने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि भू का मतलब होता है भूमि, मध्य का मतलब बीच में, रेखा का मतलब लाइन। तो भूमि के मध्य जो लाइन खींची गई है उसे किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब इस पर टोल्मी ने सर्वप्रथम क्या दर्शाए थे? अक्षांश और देशांतर दर्शाए थे। इस प्रकार से ग्लोब तो देखा होगा सभी ने। तो इस प्रकार से जो ग्लोब पर रेखाएं होती है
उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अक्षांश या देशांतर। वो भी हम चर्चा करेंगे कि इनमें से अक्षांश कौन से हैं और देशांतर कौन से हैं। ये जो पृथ्वी है इस पर अक्षांश कौन से हैं और देशांतर कौन से हैं, उनकी भी देखो अभी चर्चा करेंगे। अक्षांश देशांतर में अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार से टाइमिंग जोन बांटे गए हैं, किस प्रकार से ये जो है अपने इसको ग्लोब को कंप्लीट बनाता है। ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब पर सर्वप्रथम जो अक्षांश और देशांतर जो इस पर बने हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं कि इनमें अक्षांश लाइनें कौन सी है और देशांतर, इसमें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों कि अक्षांश कौन सी रेखा है, आप पहचानते नहीं है कि अक्षांश कौन से है। देखो दोस्तों, अक्षांश को पहचानने का जो है वो ये है कि अक्षांश को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, स्टार्टिंग में ए आता है तो ए आता है तो आप ऐसे करें, इस ए को थोड़ा सा बढ़ा दें, इस प्रकार से आप इसको बढ़ाएं और फिर पूरा नाम लिखकर ट्राई करें अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हम आगे और भी एक एग्जांपल और लेते हैं। इस प्रकार से बढ़ा दिया और पूरा नाम लिख ले अक्षांश, फिर एक बार और अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से रेखाएं जो खींची जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है, जिनको हम आडी रेखाएं बोलते हैं। अब देखो, इधर दिशा होती है पश्चिम और इधर कौन सी होती है, पूरब। इधर कौन सी होती है, पूरब। अगर आपको पश्चिम पूरब में कंफ्यूजिंग रहती है तो ध्यान से एक आप नाम याद रखें, पप्पू। कौन सा नाम याद रखेंगे, पप्पू, क्योंकि सबसे पहले वर्ड कौन सा रहता है, तो इधर होगा पश्चिम और बाद में आएगा कौन सा, पूरब। तो दोस्तों देखें कि पश्चिम से पूर्व बोल दो या आप पूरब से पश्चिम बोल दो, एक ही बात है। खींचे जाने वाले जो आडी रेखाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अक्षांश कहा जाता है। तो दो ही रेखाएं हैं, एक अक्षांश है दूसरी देशांतर है। अगर यदि आपको अक्षांश का पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आपको पता चल जाएगा कि देशांतर रेखाएं कौन सी है। और यदि आपको निकालना है तो आप देशांतर वर्ड को जब लिखो तो दे को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दे और पूरा नाम लिख दे देशांतर। इसको पूरा बढ़ा के इस प्रकार से और पूरा नाम लिख लें देशांतर। एक ट्राई और करते हैं, इस प्रकार से पूरा नाम लिख लें देशांतर। ठीक है, तो दोस्तों देखो, इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण खींचे जाने वाली जो रेखाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली जो रेखाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर पहचान हो गई ना आप लोगों को कि अक्षांश किस प्रकार से खींचे जाते हैं और देशांतर किस प्रकार से खींचे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम पता लगाएं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी है और देशांतर रेखाएं कौन सी है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो अब ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा भूमि के बिल्कुल मध्य में है, इसलिए इसको क्या मान लिया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से। दूसरा इसका जो नाम रखा गया है, इसको कई बार अपने बोलते हैं विषुवत रेखा। दूसरा जो इसका नाम लिया गया है वो लिया गया है विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा इसको क्यों कहा जाता है, इसका भी कोई कारण रहेगा, तो ध्यान से सुनना। विषुव, इसमें एक शब्द आता है विषुव। तो विषुव शब्द जो है, ध्यान से सुने, विषुव, विषुव का शाब्दिक अर्थ होता है, विषुव शब्द क्यों आया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की सीमा को विषुव कहा जाता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध की सीमा को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो देखें, गोलार्ध, इसमें एक शब्द आया है गोलार्ध। तो गोलार्ध को अगर क्लियर करें तो दो शब्द आएंगे, गोला प्लस अर्ध। गोला प्लस अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो गोले का आधा भाग,
क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। जैसे देखें ये गोला है, जब इसका पूरा पूरा आधा भाग होगा ना तभी ये क्या कहलाएगा? गोलार्ध कहलाएगा, क्योंकि मतलब इसका आधा होना है। और अगर आप लोग इस प्रकार से भी आधा भाग कर सकते हो तो भी दो गोलार्धों का निर्माण होता है। तो गोलार्ध का मतलब होता है आधा भाग। देखिए ये उत्तर है दिशा और ये वाली है दक्षिण। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला उत्तरी गोलार्ध और इसको बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो इस रेखा से ऊपर तो उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो ये दोनों की क्या बना रही है? ये दोनों की सीमा बना रही है, और सीमा बना रही है इसीलिए इसका नाम आता है क्या? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसके कौन कौन से नाम है? इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात पढ़ें कि इससे ऊपर ये जो रेखाएं हैं, सीधी जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं का नाम है देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले जो अपने चर्चा करें वो करेंगे देशांतर रेखा के बारे में, कि देशांतर रेखाएं किस प्रकार की हैं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में अगर पढ़ें तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि ये भी लॉन्गिट्यूड जो अपने बनाई गई है तो ये बिल्कुल 0 डिग्री मतलब मध्य में खींची गई है, इसलिए इसको क्या माना गया है? 0 डिग्री माना गया है। तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम आते हैं, इसको यामयोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर को 4 जून 2017 को जो पेपर हुआ था उसमें यामयोत्तर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को यामयोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसको जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है, और इसको विश्व की समय निर्धारक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की समय निर्धारक रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, और देशांतर अपने ने सबसे पहले पहचान पढ़ ली है कि देशांतर रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती है। तो आज जो अपने सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? अक्षांशों के बारे में। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ग्लोब पर सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर किस भूगोलवेता ने दर्शाए थे? टोलमी ने दर्शाए थे, ठीक है। और ग्लोब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जो छोटा प्रारूप है उसे ही क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। अभी जो अपने चर्चा करने हैं आज अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाएं हमें किस प्रकार का अध्ययन करवाती हैं और क्यों हमारे लिए जरूरी है, और इनको लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इनकी संख्या को लेकर क्वेश्चन आता है अक्षांशों की। तो सबसे पहले आज जो अपने चर्चा करेंगे वो पढ़ेंगे अपने अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो इनसे लेकर जो पहला ही क्वेश्चन बनेगा इनकी संख्या को लेकर, तो वो आता है कुल अक्षांश कितने होते हैं। कुल अक्षांश को लेकर या कुल अक्षांश को लेकर क्वेश्चन जो है संख्या को जब आए तो कुल अक्षांश को लिखते अपने 90 n प्लस 90 s प्लस 1 बराबर 181। इसको भी अपने चित्र बना के समझेंगे कि इस समीकरण को ऐसे क्यों लिखा जाता है। अक्षांश हमने पढ़ लिया है कि ए आप लिखते हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दोगे और इस प्रकार से पूरा नाम लिखना है अक्षांश, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश। इधर पश्चिम होती है, इधर पूर्व दिशा होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कुल अक्षांशों की चर्चा करें तो 90 n प्लस 90 s प्लस 1 बराबर 181 कुल अक्षांश होते हैं। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये है हमारा उत्तरी ध्रुव। यहां अगर चर्चा करें तो ये है हमारा उत्तरी ध्रुव और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव, इस प्रकार से ये लो, और यहां पर बिल्कुल बीच में भूमध्य रेखा आएगी। तो अब अक्षांश रेखाओं को बनाना है, ये लो हमारी ये अक्षांश रेखाएं हैं,
तो इसमें 90s का मतलब क्या है और 90n का मतलब क्या है, यह भी अपने चर्चा करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि ये तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश का मतलब है बिल्कुल मध्य में है। इससे उत्तर की ओर जाएंगे, 0 डिग्री से अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो देखिए इस प्रकार से अक्षांश बढ़ते हैं। ये 0 डिग्री है, ये आएगा 1 डिग्री अक्षांश, ये आएगा 2 डिग्री, लेकिन दिशा कौन सी में जा रहा है, उत्तर में, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे जो उत्तरी ध्रुव तक टोटल अक्षांश आते हैं, ये जो भाग है इसको बोला जाता है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है किनारा। ध्रुव का मतलब होता है क्या, किनारा। तो ध्रुव का मतलब होता है किनारा, और किनारा बोल दो, या कई बार इसको लिखा हुआ आता है छोर, और इंग्लिश में इसको अपने बोला जाता है पोल। इसको नॉर्थ पोल और इसको इंग्लिश में साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। तो यहां ध्रुवों तक टोटल कितने अक्षांश है, तो ध्रुवों तक टोटल यहां तक आते हैं कितने, 90। तो इसीलिए यहां 0 से लेकर और यहां तक टोटल अक्षांश आते हैं 90। इसलिए उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, तो इसलिए इनके आगे लगाया हुआ है 90 डिग्री एन। एन का मतलब 90 वो अक्षांश जो कि उत्तर में है। अभी जो 90s है, ये तो समझ में आ गया होगा कि इस 0 डिग्री से लेकर और यहां तक इधर कितने अक्षांश आएंगे, 90 आएंगे। और ये दक्षिण वाले हैं, इसलिए इनके आगे क्या लगा दिया गया है, 90 डिग्री साउथ लगाया गया है। तो ये 90 डिग्री साउथ वाले और ये नॉर्थ वाले, तो 90 प्लस 90। अब जो ये 1 डिग्री अक्षांश और है, तो देखो एक किसको माना है, इस 0 डिग्री अक्षांश को क्या मान रखा है, 1 माना है। क्यों, क्योंकि देखो ये 0 है, यहां पर 0 के बाद में 1 2 3 ऐसे करते टोटल यहां कितने आए, 90 ये हो गए। और यहां से 0 से शुरू करेंगे तो 1 इधर आएगा, 1 से लेकर 90 इधर हुए, तो 90 ऊपर वाले और 90 ये दक्षिण वाले हो गए, और 1 किसको मान लिया, 0 डिग्री को मान लिया। इसीलिए 90 प्लस 1 टोटल अक्षांश होते हैं 181। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए रहता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि अक्षांश रेखा कितनी होती है टोटल, कुल अक्षांश रेखाएं। तो कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181 माइनस 2 बराबर 179, 179। अब इसमें से -2 क्यों किया है कि कुल अक्षांश थे हमारे पास कितने, 181, लेकिन 2 माइनस क्यों किया। देखिए दोस्तों कि ग्लोब जो है वो हमारा इस प्रकार से है, ठीक है, और इस पर बिल्कुल मध्य में भूमध्य रेखा दर्शाई गई है, और यहां पर इसको 90 डिग्री माना गया और इस छोर को भी 90 डिग्री दक्षिणी छोर माना गया। लेकिन यहां पर अक्षांश रेखा दर्शाई नहीं जा सकती, ये कोणात्मक दूरी तो है, अक्षांश की कोणात्मक दूरी तो है ये बिंदु, लेकिन अगर यहां पर अपने अक्षांश रेखा खींचते हैं तो ये ग्लोब से या पृथ्वी से बाहर चली जाती है। तो 90 डिग्री एक उत्तर वाला और 90 डिग्री दूसरा कौन सा, दक्षिण वाला। ये 2 रेखाएं ग्लोब पर या पृथ्वी पर नहीं दर्शाई जा सकती, इसलिए यहां पर अपने 2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं होती है 181 माइनस 2 बराबर 179, 179 कुल अक्षांश रेखाएं होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, यह भी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है, मध्य दूरी, ये काफी कंफ्यूज होते हैं यहां पर कि अक्षांश व देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक जैसे हैं। देखिएगा, इसको पहले दूर करें। एक शब्द है हमारे पास क्या, अक्षांश, और दूसरा शब्द है हमारे पास क्या, देशांतर। अब इनकी दूरी लगभग बराबर सी है, दोनों में 111 का आंकड़ा आता है। कंफ्यूज हो जाते हैं अक्षांशों के मध्य कौन सी थी, देशांतरों के मध्य कौन सी थी। तो देखो अक्षांश में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 और 3 अक्षर आ रहे हैं, तो इसकी जो दूरी है वो पूरी कंप्लीट है 111 किलोमीटर। इसकी जो दूरी है वो पूरी कंप्लीट है कितनी, 111 किलोमीटर। तो अक्षांश जो है
उनके मध्य दूरी होती है कितनी? 111 किलोमीटर। देशांतर में देखें कि देशांतर में 1, 2, 3, 4 और 5 कितने अक्षर आ रहे हैं? 5 अक्षर आ रहे हैं, तो इनके मध्य दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतम है, उसकी भी आगे चर्चा करेंगे कि ये उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो ये दूरी क्या होती जाती है? कम होती है, वो भी अपने पढ़ेंगे। तो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, और देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी हो गई 111 किलोमीटर। तो देखो दोस्तों, अपने अक्षांशों के मध्य दूरी को पढ़ लिया है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है, क्योंकि इसमें भी 3 अक्षर आ रहे हैं, इसी में भी कितने आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। तो दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होगी 111 किलोमीटर। लेकिन अक्षांशों के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी को कहा जाता है ताप कटिबंध। दो अक्षांशों के मध्य दूरी को कहा जाता है दोस्तों ताप कटिबंध। तो ताप कटिबंध क्यों कहा जाता है? इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, देखो, ताप कटिबंध। तो अगर अपने को इस चीज का समझ में आ जाए कि कटिबंध किसे कहा जाता है, तो इसके जितने भी अक्षांशों के क्वेश्चन हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ताप तो इसीलिए शब्द आया है कि अक्षांश हमें तापमान का अध्ययन करवाते हैं, पहले तो विशेषता इसकी ये है। दूसरा, तापमान से हमें या अक्षांशों से हमें जलवायु का भी अध्ययन करवाया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जलवायु का तथा तापमान का अध्ययन अपने किसके माध्यम से करेंगे? अक्षांशों के माध्यम से करेंगे, इसलिए तो यहाँ ताप लगा है। कटिबंध का शाब्दिक अर्थ देखिएगा, अपने कई कटिबंध पढ़ते हैं। ताप कटिबंध आता है, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो इस कटिबंध का शाब्दिक अर्थ जो होता है, बड़ा ही सिंपल सा अर्थ है इसका, क्षेत्र या जोन। अब अपने चित्र के माध्यम से बनाकर पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि इसको ताप कटिबंध क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, इस पर कुछ एक अक्षांश रेखाओं को दर्शाते हैं कि इस पर कुछ एक अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे देखो, बिल्कुल मध्य में हमने एक रेखा खींची और उसको अपनों ने नाम दिया था, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, या इसको अपने बोलते हैं विषुवत रेखा। और ये जो कितने डिग्री पर थी? ये बिल्कुल 0 डिग्री पर थी। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में यहां पर एक रेखा खींची गई है और उसको अपने कहा जाता है इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैसे कर्क रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। इससे ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की अगर अपने चर्चा करें तो ये आती है आर्कटिक रेखा। ऊपर कौन सी रेखा आती है? आर्कटिक रेखा आती है। तो ये 3 रेखाएं इंपॉर्टेंट है। ये आती है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की अगर अपने चर्चा करें तो यहां पर जो रेखा आती है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहा जाता है मकर रेखा। ये जो है इसे कहा जाता है कौन सी रेखा? मकर रेखा। और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। अगली जो रेखा आएगी, यहां पर रेखा आती है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो ये 2 प्रकार की रेखाएं हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो देखिएगा, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। अब इसको समझना है कि कटिबंध कैसे कहा जाता है। देखो, एक शब्द होता है उष्ण, और इस उष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। उष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। दूसरा जो यहां पर शब्द आता है वो आता है शीत। तो शीत का मतलब होता है ठंडा। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। एक शब्द आता है यहां पर शीत प्लस उष्ण। शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। तो ना ही तो वो क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा ना ही ज्यादा ठंडा होगा, उसके लिए शब्द आता है शीतोष्ण।
उसके लिए शब्द कौन सा आता है? शीतोष्ण। एक आता है उप प्लस उष्ण। उप का मतलब क्या होता है ये जानना है। उप का मतलब होता है छोटा, थोड़ा या कम। जैसे एक सरपंच होता है और एक उप सरपंच होता है ना। उप सरपंच सरपंच से छोटा होता है। एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा होता है। तो इस उप का मतलब भी क्या होता है? छोटा, थोड़ा या कम। तो देखो उष्ण का मतलब तो गर्म है और आगे उप लगा दिया मतलब कम गर्म होगा। तो उप प्लस उष्ण बराबर उपोष्ण। क्या हो जाएगा? उपोष्ण। लेकिन एक शब्द आता है देखो, सम प्लस शीत प्लस उष्ण। तो इसको अपने कई बार बोलते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। और लास्ट जो अपना शब्द बचा है उसको अपने बोलते हैं कटिबंध। तो ये कटिबंध इंपॉर्टेंट है। तो कटिबंध का शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कटिबंध का क्षेत्र मतलब जो होता है वो क्षेत्र या जोन। अब इन सभी के आगे आप लगाओ, इसके आगे भी लगा दो कटिबंध, इसके आगे भी कटिबंध, क्योंकि अपने ऐसे बोलते हैं शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसके आगे भी कटिबंध लगाते जाएं। ये कटिबंध टोटल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे भी कटिबंध लगेगा। क्षेत्र को पहचानेंगे। कटिबंध का मतलब हो गया क्षेत्र और शीत का मतलब हो गया ठंडा। तो शीत कटिबंध का मतलब क्या होता है? ठंडा क्षेत्र। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है? गर्म क्षेत्र। और शीत प्लस उष्ण, ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी, उस मौसम को या उस स्थान को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। उप का मतलब थोड़ा कम, उष्ण का मतलब गर्म। जो क्षेत्र कम गर्म होता है उसके लिए आता है उपोष्ण कटिबंधीय। सम का मतलब होता है बराबर। शीत का मतलब होता है सर्दी या ठंडा। उष्ण का मतलब होता है गर्म। वो क्षेत्र जहां पर सर्दियों में और गर्मियों में मौसम एक जैसा रहता है उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। और कटिबंध का मतलब आपको समझाई दिया, क्षेत्र। तो देखो सूर्य साल भर में निरंतर लगभग बहुधा या मोस्टली कहां चमकता है? भूमध्य रेखा पर चमकता है। ज्यादातर कहां चमकता है? भूमध्य रेखा पर चमकता है। अब देखो सूर्य जहां चमकेगा वहां गर्मी होगी या सर्दी होगी? गर्मी होगी। तो यदि भूमध्य रेखा पर ज्यादा सूर्य चमकता है तो यह क्षेत्र क्या होगा? गर्म होगा। और इसके आगे क्या लगा देंगे अपने? उष्ण। देखो इस रेखा पर अगर सूर्य चमक रहा है तो वो क्या होगा? दोनों साइड गर्मी होगी। तो ये दोनों क्षेत्र क्या है? किस में आएंगे? उष्ण। और आगे इसके क्या लगा देंगे दोस्तों? अपने कटिबंधीय। इसके आगे क्या लगा दिया हम लोगों ने? कटिबंधीय। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाते हैं? कटिबंधीय। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मध्य किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह क्वेश्चन आएगा कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य कैसी ऋतु पाई जाती है? किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय। ये देखो यहां पर अपनों ने पढ़ा है उत्तरी ध्रुव और ये है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। आपने सुना है कि ध्रुवों पर इतनी सर्दी है, ये बर्फ से ढके रहते हैं क्षेत्र, इतनी सर्दी है कि यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। मतलब मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, इतनी सर्दी है यहाँ पर। तो इसका मतलब इतनी सर्दी है तो यहाँ क्या लगाएंगे? शीत। तो शीत लगाएंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे? अपने कटिबंधीय। तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? शीत कटिबंधीय, मतलब ठंडा क्षेत्र। अब ये ठंडा क्षेत्र है तो ये भी कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? शीत कटिबंधीय। ये भी ठंडा क्षेत्र होगा। अब देखें दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको वास्तव में खींचा नहीं गया है। ये जहां से गुजरती है वहां बस बोर्ड लगाए गए हैं, दिस प्लेस प्रोसेसिंग ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां से इधर से जाएगी इस भाग में शीत, इधर से आएगी उष्ण। तो इस क्षेत्र में आके दोनों क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो शीत और उष्ण जब दोनों मिलेगी तो क्या बनेगा? शीतोष्ण। क्या बन जाएगा दोस्तों? शीतोष्ण। तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। ये मुख्य कटिबंध होते हैं। तो इधर से भी देखो, इधर शीत आ रही है और इधर से क्या जा रही है दोस्तों? उष्ण जा रही है। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उप का मतलब कम। तो देखो
ये यहां पर इस रेखा के पास क्या होगा, तापमान अधिक होगा, क्योंकि सूर्य इस पर लंबवत चमक रहा है, सीधा चमक रहा है। तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, मान लो ये इतना क्षेत्र, इस रेखा के आसपास का क्षेत्र, ये क्या होगा, कम गर्म होगा। ये क्षेत्र क्या होगा, कम गर्म होगा। इसीलिए इसके लिए आता है उपोष्ण कटिबंधीय। इन दोनों के बीच की बात कर ले, यहां पर मौसम क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, इसलिए इसको अपने बोल देते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय। तो अक्षांशों ने देखो, इस पर जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी की सारी किस प्रकार की रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश में हमने किसका अध्ययन करवाया है, तापमान का अध्ययन करवाया है, और किसका अध्ययन करवाया है दोस्तों, जलवायु का अध्ययन करवाया है। तो इस प्रकार से ये अक्षांश होते हैं। देखो स्थिति को लेकर चले थे, तो देखो एक शब्द अपने पढ़ना है अक्षांश, और दूसरा अपने पढ़ना है देशांतर। अक्षांश हमें किसका अध्ययन करवाएगा, तापमान और जलवायु का अध्ययन करवाता है, तापमान और जलवायु का अध्ययन करवाता है। देशांतर हमें किसका अध्ययन करवाते हैं, समय का अध्ययन करवाते हैं। लेकिन जब अक्षांश और देशांतर दोनों मिल जाते हैं, जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलती है, तब क्या करवाती है, ये किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में बताती है। तो अब आपने क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया अक्षांशों के बारे में, कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, अक्षांशों के मध्य दूरी क्या होती है, क्या उसको कहा जाता है, किस प्रकार से ये बताते हैं। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे किसका, देशांतर की चर्चा करेंगे। और देशांतर जो है दोनों को पढ़ने के बाद, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो अपने भारत की या किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।